नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। दोस्तों, घटना चक्र भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग प्राकृतिक आपदाएं वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप यदि किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इवन यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये जो भूगोल की घटना चक्र सीरीज है आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहले इसके फटाफट से हम लोग इसके नोट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अफवाह, पंख प्रवाह, हिम अवधाव आदि प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं। इन लाइनों पे जो भी दोस्तों यहाँ पे जो लाइन हाईलाइट हुई हैं उनमें आप ज़रूर गौर कीजिएगा। यही क्वेश्चन बाद में ये इसी में से क्वेश्चन बनेंगे बाद में। इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं के दुष्प्रभाव जो आपदाएं होती है इनका दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है दोस्तों। जो हिमालय पर्वत है वो नवीन वलित पर्वत है, ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है दोस्तों वो निर्माणाधीन है अभी भी, ठीक है। इसलिए ये अभी निर्माण इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है। जो भारतीय प्लेट है दोस्तों वो उत्तर की ओर गतिशील है। इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। चलिए, उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, ठीक है। दक्षिण का जो हमारा जो पठार है वो स्थिर है वो, ठीक है। फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों के प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन कोड है दोस्तों इंडिया का, वो तैयार किया गया है, जो कि भारत के भूकंपी क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 जोनों में बांटा गया है। अब ये मैप दिया गया है भारत के भूकंपी क्षेत्र को। तो ये आपको दिख रहा होगा प्रायद्वीपीय भारत में जो भूकंप, अब देखिए सबसे ज़्यादा हमारा भूकंप आता है हिमालय वाले एरिया रेंज में। ये हमारे हिमालय वाले रेंज है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अति प्रचंड तीव्रता वाले जोन 5 में है, जिसमें हमारा उत्तराखंड राज्य भी आता है, और साथ ही साथ ये लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला एरिया, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के जितने भी 7 राज्य हैं ये, साथ ही साथ सिक्किम वाला एरिया, ये मेघालय वाला एरिया। तो ये जो पूरा बेल्ट है दोस्तों हिमालय की बेल्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। अति प्रचंड तीव्रता वाला क्षेत्र है भूकंप का ये। उसके बाद गहन तीव्रता क्षेत्र जो कि जोन 4 में आता है। तो गहन तीव्रता क्षेत्र जिसमें इस टाइप के से स्लाइड कर हो रखे हैं सीधे सीधे, ये गहन तीव्रता क्षेत्र वाला एरिया है। ये वाला नहीं दोस्तों, गहन तीव्रता वाला एरिया है ये वाला, ये सीधे वाला ये, ठीक है। और इसमें उसके बाद मध्यम तीव्रता वाले में ये वाला आ गया प्रायद्वीपीय भारत का कुछ एरिया, और पश्चिमी भारत का ये वाला एरिया, राजस्थान के बॉर्डर और गुजरात के बॉर्डर वाला एरिया। साथ ही साथ गुजरात के फिर अल्प तीव्रता वाला क्षेत्र जो है वो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला बेल्ट जो है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला एरिया है, साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात वाला, राजस्थान मध्य प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पे अल्प तीव्रता क्षेत्र जोन 2 वाले एरिया है ये। तो ये एक मोटा मोटा डायग्राम दे रखा है समझाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे भी एक अति प्रचंड तीव्रता वाला एरिया, ये भी भूकंप का एरिया है, ठीक। चलिए, अब इसमें इन लोगों ने ये दे रखा भूकंपी क्षेत्र और उनकी तीव्रता। जोन 2 वाले जो एरिया है दोस्तों उसको अल्प तीव्रता क्षेत्र कहलाता है उसको, ठीक है। जोन 2 में है उसको अल्प तीव्रता क्षेत्र कहते हैं, यानी कि लो डैमेज।
दूसरा है सेकेंड नंबर से उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो जोन 3 में आ जाएगा। तो मध्यम तीव्रता क्षेत्र जोन 3 को कहते हैं, उसको बोलते हैं डैमेज टू बिल्डिंग। उसके बाद जोन 4 गहन तीव्रता क्षेत्र, दोस्तों जोन 4 होता है, जो गहन तीव्रता क्षेत्र होता है वो जोन 4 होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद जोन 5 यानी कि अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र, जो कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे। जो 5 हमारे जो उत्तराखंड के 7 ज़िले हैं, 7 ज़िलों में, हाँ 5 ज़िलों में, 5 से 7 ज़िलों लगभग ज़िले ऐसे हैं जिनमें जोन 5 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, वेरी हाई डैमेज। चलिए अब क्षेत्र क्या होता है, जोन क्या होते हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं। जोन 5 क्या होता है। सबसे पहले इस क्षेत्र में IS कोड के तहत क्षेत्र कारक यानी कि जोन फैक्टर 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीकरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च गति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू और कश्मीर यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है, साथ ही साथ लद्दाख वाला केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार राज्य के कुछ भाग, कच्छ का रण, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सभी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जोन 5 वाले हैं। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है। जो जोन 5 है दोस्तों, उसमें 10.9% इंडिया का जो क्षेत्र आता है। ठीक है, हाईली डैमेज एरिया, वेरी हाईली डैमेज। उसके बाद आता है जोन 4। तो जोन 4 में इस क्षेत्र कारक IS कोड के तहत इसको 0.24 है, IS कोड इसका 0.24 है, ध्यान रखेंगे। और देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग और महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र, सिक्किम इसमें शामिल है। देश के कुल भू क्षेत्र का 10.3% भाग इसमें आता है। जोन 5 में आता है 10.9% क्षेत्र और जोन 4 में आता है 17.3% क्षेत्र। चलिए अब जोन 3 देख लेते हैं। जोन 3 में क्या होता है, इसका क्षेत्र कारक दोस्तों, इसका क्षेत्र कारक है 0.18। ठीक, और लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट में यह प्रायद्वीपीय भारत का भ्रमित क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र भारत के 30.4% भूभाग को समाहित करता है, यानी कि जोन 3 वाला एरिया ज़्यादा है जोन 4 और 5 की अपेक्षा। चलिए इंडिया का अब जोन 2 है। तो जोन 2 में क्या है, यह इसका क्षेत्र कारक क्या है 0.110। ठीक, पूर्व के जोन 1 और 2 को एक समाहित कर जोन 2 का निर्धारण किया गया है। ठीक है, 1 और 2 को 2 ही बोला गया है। इसमें भारत का 41.4% भू क्षेत्र आता है दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा है। 41.4% भू क्षेत्र जोन 2 और 1 भी इसको कह सकते हैं, जिसको जोन 2 ही कहा गया है, आता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इस क्षेत्र में आता है, इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत में आप सभी लोग जानते होंगे सबसे कम भूकंप आता है प्रायद्वीपीय बेल्ट में हमारे। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है, अतः यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। चलिए अब दोस्तों सुनामी शब्द के बारे में देख लेते हैं। सुनामी के बारे में इसमें डिफाइन कर रखा है। चलिए सुनामी क्या होता है, तो एक जापानी शब्द है। सबसे पहले आप सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो टी साइलेंट होता है, SU मीनिंग हैवर तथा नेमी मीनिंग वेब से होता है। नेमी का मतलब वेब होता है और सुनामी का SU का मतलब होता है हर्बोर। भारत की हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट 2001 के अनुसार सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। अधिकांश सुनामी समुद्र अधस्थल पर आए भूकंपों से पैदा होते हैं। दोस्तों जब भूकंप आते हैं तभी सुनामी आती है। कभी कभी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस में बन जाता है दोस्तों, वनडे एग्जामों में भी, तो इसीलिए थोड़ा सा डीप में पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद में किया गया था। ध्यान रखेंगे, सुनामी वार्निंग सेंटर जो जुलाई 2005 में हैदराबाद में स्थापित किया गया था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था।
अब देखिए कोरोमंडल तट कौन सा है भारत का, जो हमारा जो ये दक्षिण भारत का एरिया है दोस्तों, कोरोमंडल तट ये वाला एरिया है, ठीक है, जो ये वाला एरिया है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाला एरिया। तो जून 2004 में जो सुनामी आई थी, सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था सुनामी ने यहाँ को, इसमें तभी 2005 में हैदराबाद में जो भूकंप सुनामी उसकी स्थापना की गई थी, किसकी, सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना। तो आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स डीबी पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, ध्यान रखेंगे, फॉल्स डीबी पॉइंट से दक्षिण में कन्याकुमारी तक स्थित है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग एक बार देख लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में क्या दिया गया है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 को, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है, ठीक है। जो हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है दोस्तों, उसके अधीन है भारतीय मौसम विभाग। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यालय पुणे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बना जिसे 1905 में शिमला में किया गया था, फिर 1928 में पुणे में आया, फिर अंततः 1944 में दिल्ली स्थानांतरित को कर दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले कब बना, कहाँ पे इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में 1875 में बना था दोस्तों, फिर 1875 के बाद 1905 में कहाँ पे आया, ये शिमला में आया, फिर 5 के बाद 1928 में इसको पुणे स्थानांतरित कर दिया गया था, अंततः 1944 में इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को। चलिए, किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जिससे भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। बाढ़ किसे कहते हैं भाई, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी एग्जाम में किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जिसमें भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है। चलिए, केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए, जो बाढ़ है उनकी गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन यानी कि फ्लड फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस संगठन ने देश में 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। चलिए, हम कहाँ पहुँचे थे, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पहुँचे हैं। चलिए, उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है, ठीक है। और उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है उसमें 48%, यानी कि टोटल उत्तर प्रदेश का 48% उच्च प्रवण क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आता है, और जिसमें पूर्वी क्षेत्र आच्छादित है। और 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे और बिहार दूसरे स्थान पे है। तूफानी चक्रवाती तूफान अथवा चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं दोस्तों। जो भारत में चक्रवात आता है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करता है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब के कारण बने निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है वो किस कारण से आता है। तो दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी है हमारे यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, इसमें निम्न ताप के कारण बने निम्न दाब अधिक चक्रवात उत्पन्न करता है, ठीक। ताप के कारण, निम्न दाब के कारण यहाँ पे क्या होता है, चक्रवात आते हैं। तो यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे घड़ी की सुइयों के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, विपरीत घूमते हुए चलते हैं। अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात
तमिलनाडु और श्रीलंका को जनवरी मार्च और बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश उड़ीसा को प्रभावित करते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हमारे जो राज्य लगे हैं वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा लगे हैं। मानसून काल यानी कि जून से सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की दिशा में होती है। ठीक, चलिए यहाँ पे पहुँचे हम लोग। दोस्तों उड़ीसा चक्रवात है बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। अब देखिए उड़ीसा जो राज्य हमारा चक्रवात से भी प्रभावित है, बाढ़ से भी प्रभावित है और सूखा भी यहाँ पे पड़ता है, बाढ़ भी और चक्रवात भी, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिकांश आपदाएं झेलता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान मिट्टी के अचानक ढलने से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। अब भूस्खलन किसको कहते हैं दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। ठीक, इसका प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क और बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। यह सड़क, बाढ़ निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए जाते हैं, जिसके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारण और संरक्षी उपाय तैयार और मानकों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है। दोस्तों ठीक है, ध्यान रखेंगे, देश के पहला आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है। अब दोस्तों हमने इसके नोट्स देखे हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास किया। अब हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है RO दोस्तों यूपी PRO में ये क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही साथ ARO मेंस में ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। चलिए, क्वेश्चन क्या है? सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? हम लोगों ने देखा दोस्तों, जो सुनामी आई थी पश्चिमी जो कोरोमंडल तट में आई थी, जिसके कारण जून 2004 में आई थी ये सुनामी। 2005 में हैदराबाद में जो सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना की गई थी। तो कोरोमंडल तट इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए जो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? दोस्तों हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल तट। ठीक है, तो बंगाल नहीं, आंध्र प्रदेश तट। बंगाल तट नहीं, आंध्र प्रदेश तट। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आया था दोस्तों ये, तो आंध्र प्रदेश तट इससे प्रभावित हुआ था। तो अब एक बार देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद अक्टूबर 2014 में, ध्यान रखेंगे, अक्टूबर 2014 में आया था ये हुदहुद, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इससे भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये तीनों राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के नज़दीक हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी इसने प्रभावित किया था। इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट सर्वाधिक प्रभावित है। इन सभी में से दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था आंध्र प्रदेश का तट, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इससे प्रभावित हुआ था। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसको भी इसने प्रभावित किया था। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थापित अवस्थित है दोस्तों। तो 2005 में स्थापित किया गया था, हमने पढ़ा तो हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया था। सी वाला सही है। चलिए, तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है दोस्तों। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे स्थापित है? नई दिल्ली में। तो सबसे पहले 1875 को इसकी स्थापना हुई थी, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, हमने पढ़ा था। उसके बाद कलकत्ता में 1875 में इसको कलकत्ता में हुई थी। तो 1905 में इसको शिमला स्थानांतरित किया गया था, 1928 में पुणे स्थानांतरित किया गया था, और 44 में इसको दोस्तों फिर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो तब से इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप दिया गया है यहाँ पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक साइड है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरी ओर प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं में सबसे पहले बाढ़ है। तो बाढ़ से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, तो पहले का 3 वाला सही हो जाएगा। और सूखा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? सूखा हमने पढ़ा था, सूखा सबसे ज़्यादा पड़ता है
एक बार देख लेते हैं भूकंप किसमें पड़ता है। तो भूकंप दोस्तों हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में पड़ेगा, और चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा हो जाएगा, और सूखा मध्य पूर्वी भारत। एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी वाला। तो बी का मतलब पहले का 3 है, यानी कि बाढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक हो गया। और दूसरे में बी का पहला है भूकंप, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है, सही गैस किया हम लोगों ने। और तीसरा है दोस्तों सी का चौथा। सी का चौथा मतलब सूखा, जो सूखा है वो मध्य पूर्वी भारत में पड़ता है। और डी का है दूसरा, तो यानी कि चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में, बिल्कुल सही गेस किया था। चलिए एक बार इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। वर्तमान में देश में 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में दोस्तों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल हमने पढ़ा भी था 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में और 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है, ठीक। तो भूकंप, भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालयी एवं गिरिपात क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। उसके बाद आगे देख लेते हैं सूखा से प्रभावित जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दोस्तों वो मध्य पूर्वी भारत है, ठीक है। मध्य पूर्वी भारत यानी कि ओडिशा वाला एरिया, और साथ ही साथ जहाँ पे ओडिशा वाला एरिया है मध्य पूर्वी भारत में, छत्तीसगढ़ से नीचे झारखंड वाला एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा सूखा पड़ता है। साथ ही साथ चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करता है। सामान्यतः जो चक्रवात है दोस्तों निम्न वायुदाब के कारण, कहाँ पे, पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब के कारण पूर्वी तट को प्रभावित करता है। कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी आते हैं, अतः मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें ओडिशा राज्य को चक्रवात आवर्ती की संख्या सर्वाधिक है। तो चक्रवात आवर्ती की संख्या सबसे ज़्यादा ओडिशा राज्य में होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर का, कथन और कारण वाला। कथन दिया गया है और इसमें कथन दिया गया दोस्तों। चलो एक बार इसमें कथन और कारण दिया गया, ठीक है। पहला कथन है, दूसरा कारण है, दूसरा भी इसमें कथन टाइप हुआ है तो दूसरा कारण समझिएगा आप। चलिए कथन है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल सही है दोस्तों, भूस्खलन की आवृत्ति हिमालय में वृद्धि हो रही है, हिमालय वाले एरिया में। हाल के वर्षों में हिमालय के बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। चलिए अब इसको पहला है कि ए आर और ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए इसका सीधे हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर इसका है बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो कथन क्या है भाई, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, ठीक है। भूस्खलन सबसे ज़्यादा हिमालय एरिया में होता है दोस्तों। तो इसका कारण है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, जिस कारण से भूस्खलन होता है, स्लाइडिंग होती है दोस्तों, ठीक। चलिए इस बार स्पष्टीकरण देख लेते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, इसका प्रमुख कारण है भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क और बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना। यह सड़क और बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिसके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो हम सीधे उत्तर देख लेते हैं। तो क्यों आते हैं भाई बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक चक्रवात? कारण है बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी पड़ती है, जिस कारण से चक्रवात आते हैं। अब देख लेते हैं स्पष्टीकरण क्या है इसमें। चलिए बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण दोस्तों बने निम्न दाब, ठीक है। ताप बढ़ेगा, दाब घटेगा, निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि आते क्यों हैं, तो ये इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे, हूबहू यही लाइन एग्जाम में बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को जनवरी मार्च तक, मध्य बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश उड़ीसा को प्रभावित करते हैं, ठीक। और मानसून काल यानी कि जून से सितंबर तक के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात यानी कि अक्टूबर दिसंबर दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और बंगाल के तट को प्रभावित करते हैं। चलिए फिर से कथन कारण को वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जितने भी बड़े एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों, ये बड़े एग्जाम में पूछे गए। यूपीपीसीएस प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कथन है
पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। क्या आप इस बात से सहमत है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक चक्रवातों से प्रभावित है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों। भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। चलिए, इसका सही उत्तर है दोस्तों बी वाला। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो कारण है इस कारण से कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए, इस बार स्पष्टीकरण देख लेते हैं। दोस्तों, पश्चिमी तट की तुलना में जो पूर्वी तट हमारा चक्रवात से अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग संपूर्ण तट को प्रभावित करते हैं। अतः कथन ए सही है। ठीक हो गया। कथन दो भी सही है दोस्तों। कैसे सही है? भारत का पूर्वी तट पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है। ठीक है, अतः कारण भी सही है, किंतु ए इसकी सही व्याख्या नहीं करता। चलिए, 90 नंबर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना। दोस्तों बिल्कुल सही है। कोयना बांध दोस्तों एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। ये कारण है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, और सही स्पष्टीकरण इसकी करता है। चलिए, एक बार फिर से एक बार स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों, कोयना बांध के नीचे का भ्रंश जोन जो है जलाशय जल भराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है। इससे कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की आशंका है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो इन सभी राज्यों में दोस्तों उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। चलिए, तो उड़ीसा चक्रवात, बाढ़, सूखा हमने पढ़ा भी था कि उड़ीसा में चक्रवात भी आ रहे हैं भाई, बाढ़ भी आते हैं और सूखा भी यहाँ पे पड़ता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है दोस्तों उड़ीसा इन प्रकार से। तो जिस कारण से इन अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं ये राज्य झेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है। तो मैंने पढ़ा भी था इसका नोट्स में, प्रश्नकाल में देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की जा रही थी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? इनमें से दोस्तों अब तो सबसे ज़्यादा जिसमें भूकंप नहीं आने की संभावना है सबसे कम दोस्तों, तो कर्नाटक पठार। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत का कर्नाटक पठार है सबसे कम मेखला में है ये भूकंप की। बाकी कच्छ में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है भाई, उत्तराखंड में तो आते आता है, हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप आते हैं। चलिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय प्रक्षेपण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें मानव के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से जोन 4 में बांटा गया है। 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। फर्स्ट सेकंड को हमने सेकंड नाम दे दिया, हमने जैसे कि पढ़ा भी था, जिसमें जोन कितना तक तीव्रता इसकी इंटेंसिटी क्या है 4 या 4 से कम लो डैमेज, और दूसरे में उससे थोड़ा सा हाई में चले जाएगा मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र जोन 3, जिसको डैमेज टू बिल्डिंग कहा गया है। और जोन 4 में जो आता है गहन तीव्रता क्षेत्र, यानी कि उसकी इंटेंसिटी है 8 और डिस्ट्रक्शन टू बिल्डिंग्स को कहा गया है। उसके बाद सबसे अंत में दोस्तों सबसे ऊपर वाला जो है अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र जो भूकंप क्षेत्र है, ये हिमालय वाले एरिया में आता है दोस्तों जोन 5। इसकी जो इंटेंसिटी है तीव्रता है दोस्तों वो 10 है। ठीक है, 10 से अधिक, तो हाईली वेरी हाई डैमेज इसको कहा गया है। अब इस बार इसको देख भी लेते हैं, पहले भी पढ़ा था, दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जोन 5 वेरी अति प्रचंड तीव्रता वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को आईएस कोड के तहत दोस्तों हमने पढ़ा भी था 0.36 से नाम दिया गया है। जोन फैक्टर इसका 0.36 है, ध्यान रखेंगे। अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीकरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है और भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के कुछ भाग, कच्छ, कारन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। इसे देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है। ठीक है, उसके बाद जोन 4 है, तो जोन 4 दोस्तों इसका क्षेत्र कारक आईएस कोड क्या है इसका 0.24 और देश की कुल राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र है, सिक्किम इसमें शामिल है और देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% क्षेत्र जोन 4 में आता है। चलिए, उसके बाद है जोन 3
तो जोन 3 इसका क्षेत्र कारक दोस्तों 0.18 है। और लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों तथा दक्षिण भाग में इस क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र दोस्तों 30.4% भूभाग को समाहित करता है। उसके बाद अंतिम है दोस्तों जोन 2। तो जोन 2 इसका जो क्षेत्र कारक है 0.10 है और पूर्व के जोन 1 और 2 को समाहित करके जोन 2 का निर्धारण किया गया है। हमने पढ़ा भी था पूर्व में। इसमें भारत का 41% जो कि सबसे ज़्यादा परसेंट जोन 2 में आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इस क्षेत्र में है और कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आता है, अतः यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। चलिए दोस्तों, अब 13वें नंबर का क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत को कितने भूकंपी जोखिम अंचलों में विभाजित किया? तो दोस्तों इसका 4 सही है, ठीक है। जोन 2, जोन 3 और जोन 4, जोन 5, ठीक। तो ये 4 मेखला हैं भारत में। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, नगर दिया गया है, दूसरी ओर भूकंप मंडल दिया गया है। तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो एक बार हमको इसको देख लेते हैं। इसमें स्टार लगा है, कहीं ना कहीं ये विवादित क्वेश्चन रहा होगा दोस्तों। तो विकल्प ए बी डी तीनों सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भुंज दोस्तों ए बी डी यानी कि भुंज, बी हैदराबाद और डी चेन्नई ये सम्मिलित नहीं है। बाकी श्रीनगर 5वां आता है, ठीक। भूकंप जोन 5वें नंबर में आता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर हमने पढ़ा भी था। तो ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि भुंज भूकंप और मंडल जोन 5 में जो भुंज है दोस्तों ये जोन 5 में आता है, ठीक है। श्रीनगर बिल्कुल ठीक है, जोन 5 में ये जोन 5, ये भी जोन 5। अब देखिए हैदराबाद चेन्नई में क्या है, सीधे सीधे देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही सुमेलित दे रखा है नीचे में। तो भुंज है जोन 5 में, बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद जोन 2 में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद जोन 2 में है, जो कि निम्न भूकंपीय क्षेत्र है। और श्रीनगर जोन 5 में है और चेन्नई जोन 3 में है। चलिए अब क्वेश्चन फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको एक बार समझते हैं। चलिए क्वेश्चन है, पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड बढ़ रह गए हैं। दोस्तों ये क्या कथन सही है? बिल्कुल सही है। गाद के निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण नदी घाटों की गहराई में कमी हो गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण कर रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, बिल्कुल ठीक है। और गाद के निक्षेपण के कारण दोस्तों नदी घाटियों की गहराइयों में कमी हो गई है, ठीक। गाद जो दोस्तों जो मलबा आता है, नदी अपनी युवावस्था में जो गाद लाती है, तो उस गाद के कारण गहराई में नदियों में, क्योंकि वो गाद एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो उसकी गहराई में कमी आ जाती है। चलिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं फिर। तो विगत 2 वर्षों में उत्तर भारत के मैदानों भाग की बारंबारता बढ़ गई है, जिसका प्रमुख कारण नदियों की घाटियों का गाद निक्षेपण के कारण छिछला होना है। गहराई में कमी के कारण सामान्य वर्षा में भी बाढ़ के आने की संभावना अधिक बढ़ गई है। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार सबसे ज़्यादा इसमें से बाढ़ग्रस्त राज्य है दोस्तों यूपी में भी सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। तो बिहार और यूपी दोनों ही है, लेकिन इसमें बिहार है। बिहार भारत का सर्वाधिक बड़ा बाढ़ग्रस्त राज्य है। चलिए तो उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, ध्यान रखेंगे, हमने पढ़ा भी था, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। चलो तो बाढ़ उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्र को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्र में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण का 48% आता है और उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है। क्या एक बार सीधे हम लोग इसके उत्तर में चले जाते हैं दोस्तों। इसमें स्टार लगा है, तो हम इसको स्पष्टीकरण ही देख लेते हैं। चलिए तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती है दोस्तों, बिल्कुल सही है। सॉरी,
भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम थी दोस्तों, बिल्कुल सही है, मानवीय चूक के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। गौरतलब है कि 2 से 3 दिसंबर, इस डेट को ध्यान रखेंगे, 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट में मिथिल आइसोसाइनेट यानी कि इसको MIC कहा जाता है शॉर्ट में, नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों यानी कि 3800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दूसरा है दोस्तों, मैंग्रोव वन आप अपनी मजबूती और फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंग्रोव वन जो होते हैं अपनी मजबूती और फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवातों का प्रभाव कम कर देते हैं। और भारत प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील यानी कि सुभेद्य देश है। UNDP में भी भारत को विश्व के 10 सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में से घोषित किया गया है। तो कथन 3 में उल्लेखित है कि भारत आपदा युक्त देश है, जो कि सत्य प्रतीत होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। हालांकि इस प्रदेश के अंग्रेजी संस्करण में 3 से सम्मिलित है कि इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री, जो कि असत्य है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण के अनुसार 1, 2, 4 सही है, जबकि कथन 3 असत्य है। चलिए 19वें नंबर का क्वेश्चन है, सूची दी गई है एक और दूसरी ओर प्रभावित क्षेत्र दोस्तों। तो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होता है UP बिहार, और भूकंप हिमालयी क्षेत्र भूकंप से, और सूखा दोस्तों सूखा पड़ता है पश्चिमी और मध्य भारत के क्षेत्र में, और सूखा जो है वो पश्चिमी और मध्य भारत में, और भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र सुनामी आती है। ठीक, चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बाढ़ उत्तर प्रदेश का बिहार UP बिहार वाला क्षेत्र हो गया, भूकंप हिमालय क्षेत्र हो गया, और सूखा पश्चिम और मध्य भारत का क्षेत्र हो गया, और सुनामी भारत का तटीय प्रदेश कोरोमंडल तक सबसे ज़्यादा है। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था दोस्तों। तौकते जो हमारा अरब सागर है उसमें उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये डी वाला सही है बिल्कुल। चलिए इसको एक बार स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। यह तूफान मई 2021 में गुजरात के तट पर टकराया था। ध्यान रखेंगे, गुजरात के तट पर टकराया था 2021 में। तो तौकते से क्वेश्चन बन सकता है, तो तौकते है अरब सागर में। ठीक है, तो हुदहुद है दोस्तों, जो हुदहुद है वो है बंगाल की खाड़ी में, हुदहुद यहाँ पे है, और तौकते यहाँ पे है अरब सागर में। दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा, ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम मिट्टियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले उसी तरह से हम लोग इसके नोट्स पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए पसंद हेल्पफुल रहेगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।